नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस बिज़नेस की सीरीज़ में जिसका नाम है टेक केयर ऑफ़ द पीपल, द प्रोडक्ट्स एंड द प्रॉफिट्स इन दैट ऑर्डर। ये बिज़नेस की सीरीज़ है। द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स में से जिनको मैं जानता कम हूँ बट फिर भी पसंद करता हूँ, एक बिजनेसमैन है बेन हॉरोविट्ज़। उनके ढेर सारे ऑनलाइन कंपनीज रही हैं। नेटस्केप में उन्होंने शुरू में काम किया था। नेटस्केप तब की कंपनी है जब माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर बनाया था। नेटस्केप उसका कंपटीशन था। उसके बाद इन्होंने कई कंपनीज बनाई। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बट वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन्ड बिजनेसमैन। तो उन्होंने एक किताब लिखी है हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स, कि बिज़नेस मुश्किल होता है और उसमें भी जो सबसे मुश्किल सवाल है उसके जवाब मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ। तो उसमें से एक चैप्टर है टेक केयर ऑफ़ द पीपल, द प्रोडक्ट्स एंड प्रॉफिट्स इन दैट ऑर्डर। अगर आप सही तरीके से बिज़नेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने लोगों का, उसके बाद अपने प्रोडक्ट का और उसके बाद लास्ट में अपने प्रॉफिट्स का ध्यान दीजिए। बोलते हैं हमने अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर दिया और उसको धक्का मार के किसी तरह से उसका जो प्राइस होता है $1 तक पहुंचा दिया। अब हम लोग को अपनी एग्जीक्यूटिव टीम रीबिल्ड करनी थी। एग्जीक्यूटिव टीम होती है, जैसे शादी हस्बैंड वाइफ करते हैं तो वो घर के मालिक होते हैं, ऐसे ही कंपनी के जो मालिक होते हैं उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव टीम। नॉट जस्ट वन पर्सन बट पूरी टीम। जैसे राजू क्या है, मैंने देखी थी एग्जीक्यूटिव टीम। राजू थे CEO, एक था CTO, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, एक चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर, ऐसे करके सारे चीफ जो ऑफिसर्स होते हैं उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव टीम। तो बोलते हैं कि अब हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम था कैसे हम अपनी एग्जीक्यूटिव टीम को रीबिल्ड करें, फिर से बनाएं। पहले तो हमने जब शुरू किया था तो हम खाली एक क्लाउड सर्विस थे। क्लाउड सर्विस मतलब हम क्लाउड लोगों को देते थे किराए पर। लेकिन अब बड़े हो गए, अब हम लोग एक सॉफ्टवेयर कंपनी हो चुके हैं जो क्लाउड सर्विस भी देती थी और भी सॉफ्टवेयर बनाकर लोगों को देगी। इसलिए अब हमको सॉफ्टवेयर कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो चाहिए थे। इसको थोड़ा समझिए। आपके पास अगर कोई स्कूटर है, उसको आप कार बना रहे हैं, ये ऐसा है। बिल गेट्स पिछले 20 सालों में धीरे धीरे उन्होंने उस सॉफ्टवेयर कंपनी को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाया है बाय मेकिंग इट एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कंपनी। एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कंपनी, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वो हमारे लिए, आपके लिए सॉफ्टवेयर नहीं बनाती है, B2B होता है वो कंपनीज के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है। जैसे बैंकों के लिए या ONGC के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज उसके कस्टमर्स होते हैं। तो अब इनको भी एक एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कंपनी बनना था। तो उसमें 2 रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हम लोग की भी अब जानकारी हो गई। कभी अगर हम लोग एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कंपनी बनाते हैं, एक होता है VP ऑफ सेल्स, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल्स, और दूसरा VP ऑफ इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग का VP। बोलते हैं पहले मैंने कोशिश किया, जो हमारे क्लाउड कंपनी का प्रोफेशनल सर्विसेज का एक VP था, उन्हीं का एक डिपार्टमेंट है प्रोफेशनल सर्विसेज, उसका एक वाइस प्रेसिडेंट था क्लाउड का, उसको वहाँ से हटा करके मैं सेल्स का VP बना दूँ। मैंने कहा ना, एक स्कूटर को कार बनाने की कोशिश है ये, तो जो पार्ट वहाँ से ले सके उसको यहाँ लगा दे, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं हुआ। बोलते हैं जो हमारा नेक्स्ट हेड ऑफ द सेल्स होने वाला है, सेल्स को हेड करेगा, वो हमारा 4था नंबर है जिसको हम लोग हायर करने वाले हैं। हमको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था कि कैसे सेल्स वालों को, बिकॉज सेल्स को हमने हायर किया नहीं था आज तक, तो कैसे खोजे किस टाइप का सेल्स लोग होते हैं। प्लस बोलते हैं मैं सेल्स में मैं चाहता था जो मिस्टेक करूँ वो लास्ट मिस्टेक होनी चाहिए, मतलब मुझे मिस्टेक नहीं करना था। तीसरी चीज़ कि जो हमारी कंपनी का जो स्टॉक था उसका रेट बहुत गिर रहा था, अगर कुछ भी गलती किया हमारी बदनामी हो जाएगी और स्टॉक मार्केट में हमारा शेयर का रेट और गिर जाएगा, वो भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बोलते हैं इसलिए मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं कंपनी का मेन बॉस हूँ, मैं ही सेल्स चलाऊंगा। कोई हेड मिलेगा था तो मैं ही चलाऊँ। बोलते मैं ही पूरी टीम को मैनेज करता था। फोरकास्ट कॉल्स, मतलब इस महीने में कितनी सेल्स होगी, ये लोग फोरकास्ट के कॉल्स करते हैं, वो भी मैं रन करता था। और तीसरा, जितना भी रेवेन्यू आ रहा है हमारी कंपनी में, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी। बहुत नई चीज़ है। बोलते हैं मैंने एक चीज़ सीखी थी कॉलिन पॉवेल के किताब से या उससे। वो कहते हैं जब भी आप किसी एग्जीक्यूटिव को हायर करते हो तो या तो आप उसको उसकी लैक ऑफ वीकनेस के लिए हायर करो, कि उसके अंदर में मोटे मोटे में ठीक ठाक है, स्ट्रेंथ पता नहीं लेकिन बुराइयाँ कोई नहीं है, ऐसे आदमी को हायर कर सकते हो। या देखो कि किसके अंदर में किसी खास स्ट्रेंथ के लिए हायर करो। जैसे सचिन तेंदुलकर के अंदर स्ट्रेंथ है,
ये क्रिकेटर है, या कपिल शर्मा के अंदर में स्ट्रेंथ है, वो कॉमेडियन है, तो वो स्ट्रेंथ को देख करके, तो बोलते हैं कॉलिन पॉवेल की इंस्ट्रक्शन यही थी कि स्ट्रेंथ को देख करके एग्जीक्यूटिव टीम हायर की जाती है, लैक ऑफ वीकनेस नहीं। अब नॉर्मली हम लोग जब किसी को हायर करते हैं तो लैक ऑफ वीकनेस से हायर करते हैं, बिकॉज हम यही चेक कर सकते हैं एक आदमी के अंदर में स्ट्रेंथ को। आप किसी की इंटरव्यू लें, उसके अंदर में कुछ खराबी दिखाई दे तो आप उसको मना कर देंगे, उसके अंदर स्ट्रेंथ है ये कैसे मालूम पड़ेगा? क्योंकि मैंने 2 एग्जाम्पल दिए आपको, कपिल शर्मा का और सचिन तेंदुलकर का, दोनों की स्ट्रेंथ हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं, इसलिए हम जानते हैं। लेकिन बिजनेस में अब कोई आदमी मेरे पास आया इंटरव्यू के लिए, वो पिछली कंपनी में अच्छा कर रहा था, मुझे कैसे पता? बोलते मैंने बहुत ध्यान से लिस्ट बनाया कि मुझे क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए, या लोगों की लिस्ट बनाई कि मुझे किसका किसका इंटरव्यू लेना है, और सेल्स एग्जीक्यूटिव को खोजना शुरू कर दिया जिसके अंदर में राइट स्किल्स होनी चाहिए, खूब टैलेंट होना चाहिए। एक ऐसा आदमी आने वाला है, उसने तो मेरा दिमाग हिला दिया। कम से कम 2 दर्जन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू किया बेन हॉरोविट्ज ने, लेकिन किसी के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं थी जो मुझे चाहिए थी। बोलते उसके बाद मैंने इंटरव्यू लिया मार्क क्रैनी का। ये वैसा आदमी नहीं था जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। एक टिपिकल स्टीरियोटाइप होता है, जैसे आप किसी एक्ट्रेस को देखेंगी तो ज़्यादातर एक्ट्रेसेस एक तरीके से बिहेव करती है, तो जैसे मार्केटिंग वाले स्टीरियोटाइप वाले होते हैं वैसा नहीं था ये, हाई चार्जिंग वैसा नहीं था। उसकी हाइट एवरेज थी। बोलते हैं ज़्यादातर जो सेल्स के लोग होते हैं वो लंबे होते हैं, ये ज़्यादा लंबा नहीं था, और इसकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर था वो स्क्वायर था। बोलते हैं वो चौड़ा भी था, लंबा जितना था उतना ही चौड़ा भी था, मोटा नहीं था, ये स्क्वायर था। उसकी बॉडी ऐसी थी कि आप मार्केट से उसके साइज़ का कपड़ा नहीं खरीद सकते, उसके लिए टेलर मेड सूट पहनना ही पड़ेगा उसको। उसके बाद मैंने उसका एक रिज्यूम देखा जो उसने भेजा था। जब उसका रिज्यूम देखा तो कोई फेमस कॉलेज से पढ़ाई नहीं किया था, एक ऐसे कॉलेज जिसके बारे में जानता ही नहीं हूँ, सदर्न यूटा यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैंने उसको पूछा ये स्कूल कैसा स्कूल है तुम्हारा यार? उसने कहा सदर्न यूटा का MIT है ये। एक तरह से ताना मारा, जैसे आपके कॉलेज को, आपका कॉलेज कौन सा था? सेंट जॉन्स। मैं आपसे पूछूं कौन सा था तो बोलो सर आगरे का हार्वर्ड था। एक तरह से मजाक कर रहे हो, जब तुम नहीं जानते मैं तुमको क्या बता दूं कैसा है। बोलता है पूरी मीटिंग में खाली एक ही जोक उसने क्रैक किया था बस। तो उसको देख करके वो इतना सीरियस था, ऐसा लगता था जैसे कि वो खुद ही बहुत परेशान है, स्ट्रेस में है, ऐसे सीरियस। बोलते हैं कोई सीरियस होता है तो हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, मुझे लगता है वो खुद ही डिस्टर्ब है। बोलते हैं आमतौर पे अगर ऐसे कैंडिडेट को हम देखते तो उसको हम रिजेक्ट कर देते, उसके अंदर ढेर सारी वीकनेसेस थी, सीरियस है, अकड़ू है, लेकिन मुझे स्ट्रेंथ चाहिए थी, मैं वीकनेस पे ध्यान नहीं दे रहा था। बोलते मैंने इंटरव्यू टेक्निक के कुछ सवाल इकट्ठे किए थे, खासतौर से अच्छे मैनेजर्स को ख़राब मैनेजर से डिफरेंशिएट करने के लिए। तो मैंने सवाल इकट्ठे किए थे हायरिंग के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, मैनेजिंग के बारे में, कि कैसे आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को मैनेज करते हो। और आमतौर पे जब मैं क्वेश्चन पूछता था तो क्वेश्चन ऐसे चलते थे। बेन अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव को पूछता है जब तुम किसी सेल्स वाले लड़के को रखोगे तो उसके अंदर कौन सी क्वालिटी देखते हो? कैंडिडेट, जिस कैंडिडेट को मैं हायर करूंगा उसको स्मार्ट होना चाहिए, एग्रेसिव होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, प्लस उनको ये पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स डील्स को कैसे आगे ले जाया जाता है और किसी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे नेविगेट किया जाता है। मतलब आप गए, सबसे पहले एक लोअर लेवल पे एक आदमी से मिले, फिर उसके बाद आपको मालूम करना होता है राइट आदमी कौन है, फिर सेल्स जाएगा कि नहीं जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स डील को कैसे आगे लिया जाता है। ऐसा आदमी को आप लोग को हायर करना चाहिए। तो मैंने पूछा अच्छा आप टेस्ट कैसे करोगे कोई आदमी के अंदर ये सब स्किल्स है या नहीं? तो कैंडिडेट बोलता है कि मैं ऐसे लोगों को हायर करता हूँ जो मेरी जान पहचान के होते हैं, मैं पहले से उनको जानता हूँ, उनको हायर करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, बेन पूछते हैं अपने सेल्स रेप से, ठीक है तुमको तुम्हारा बंदा मिल गया, उसके बाद तुम उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो? वो कैंडिडेट कहेगा कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सबसे पहले तो सेल्स प्रोसेस समझे, जो हमारा सेल्स का प्रोसेस है, प्लस हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसको अच्छे से समझ जाए, और सबसे लास्ट में मैं उसको चाहता हूँ कि अगर वो बोलता है कि इस महीने हम 2 लाख का सेल्स करेंगे तो 2 लाख का करे। ऐसा ना हो कि वो बताए 10 लाख का और करे 2 लाख का, वो जितना कर सके उतना फोरकास्ट करे। आपको आइडिया हो जाता है, आप देखते हैं पिछले महीने का कितना सेल्स था, आप उतना ही बोलते हैं अगले महीने। अगर कम हो गया तो क्यों हुआ, उसका वजह आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैं अपने सेल्स रेप से एक्सपेक्ट करूंगा। बेन फिर सवाल पूछते हैं उससे कि अच्छा ठीक है, अगर तुम अपने टीम को ट्रेन करोगे तो कैसे ट्रेन करोगे, तुम्हारा ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है? तो कैंडिडेट, तो जैसे से हम कैंडिडेट इकट्ठा करेंगे हम बना लेंगे, अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम बना लेंगे। ये सारे क्वेश्चंस मैंने मार्क से पूछे और सबका आंसर उसने एस किया, मतलब टॉप किया।
सारे क्वेश्चंस के सही आंसर दिए। उसके बाद बोलते मैंने उससे एक ट्रेनिंग क्वेश्चन पूछा। बोलते उसके बाद उसके चेहरे पर ऐसा दुखी वाला लुक आ गया कि मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। और आप देखिएगा क्यों आया। उसकी शक्ल को देख करके ऐसा लगा था कि उसको इतना गुस्सा आ गया है कि उठकर तुरंत चला जाएगा। और उसकी शक्ल देख करके मुझे लगा था मैं उसको दवाई दे दूं, एस्पिरिन, उसको इतना गुस्सा आ रहा है, हेडेक हो रहा है शायद। उसका जो रिएक्शन था उससे मैं बहुत सरप्राइज्ड हो गया। बोलते हैं अब मुझे समझ में आया कि वो क्यों परेशान था। आप अपने ट्रेनिंग को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को कैसे ट्रेन करोगे, ये सवाल ऐसा सवाल था जैसे आप न्यूटन को पूछे कि तुम लॉज ऑफ फिजिक्स समझाओ। जैसे अगर आप मुझसे पूछे बड़े पापा ये अल्ट्रासाउंड कैसे करते हैं बताओ, फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा। या मैं आपसे पूछूं अच्छा बताइए 5 मिनट के अंदर बताइए एक्टिंग कैसे करते हैं। जिसको नहीं पता है वो तो आंसर दे देगा, लेकिन जिसको पता है बोलेगा सर थोड़ा जमीन में रहो, पहले इस लायक हो जाओ कि सवाल पूछ सकते हो। तो ये उसको गुस्सा इसलिए आया था। उसका रिएक्शन था कि शुरू कहां से करूं भाई साहब। 5 मिनट तक शक्ल देखता रहा। उसके बाद अपने बैग में से एक मोटा सा ट्रेनिंग मैनुअल निकाला जो उसने बना रखा था अपनी टीम को ट्रेन करने के लिए। उसके बाद उसने कहा सर जितना टाइम बचा हुआ ना उतने टाइम में मैं आपको ट्रेनिंग के बारे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप चाहें तो हम लोग एक और इंटरव्यू डाल सकते हैं फॉलोअप, और उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि हर चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, बारीकियाँ, नुआंसेस ट्रेनिंग सेल्स पीपल का, जिसमें आप उनको डिसिप्लिन कैसे सिखाते हैं, प्रोडक्ट के बारे में कैसे सिखाते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल सेलिंग कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन इस मीटिंग में नहीं हो पाएगा, टाइम नहीं है। बोलते हैं इन सब के बावजूद, ट्रेनिंग करने के बावजूद एक अच्छा सेल्स एग्जीक्यूटिव को अपनी टीम को ढेर सारा इंस्पिरेशनल देना होगा। जैसे कोच होते हैं, फुटबॉल कोच, क्रिकेट कोच, ऐसे उनको करेज डालना होता है। वो सुनने में जनरल पैटर्न दिखाई दे रहा था। मैंने बाद में सर्च किया जनरल पैटर्न कौन है। यूएस वर्ल्ड वॉर 2 में पूरे जो आर्मी का सबसे बड़ा बॉस था वो जनरल पैटर्न था। जनरल पैटर्न जिसको कोई ऐसा आदमी जो, अरे हमारे यहाँ मोदी है, आजकल मोदी जी बड़े फेमस है। तब बेन बोलते हैं मेरे को मेरा बंदा मिल गया, लेकिन मेरी टीम में किसी को नहीं पता था कि मैं इसको पसंद करता हूँ और इसको हायर करने वाला हूँ। बोलते मेरी टीम में जितने भी सीनियर टीम मेंबर थे उन सब ने, और हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, सब ने मार्क क्रैनी को थम्स डाउन दिया, पसंद नहीं आया उनको। बिल कैम्बेल एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, ये आप लोगों को भी पता होना चाहिए। हमारी जितनी भी बुक्स है, जितनी भी यहाँ पर बुक्स है, उसमें खाली एक बुक है जिसपे $1 ट्रिलियन लिखा हुआ है, $1 ट्रिलियन कोच। तो बोलते मैंने बिल कैम्बेल को बोला, बिल कैम्बेल ने कहा यार मुझे पता नहीं, तुमको ठीक लगे तो करो, मुझे पता नहीं। बोलते लेकिन मुझे फिर भी पक्का नहीं हुआ कि उसको हायर करूँ कि ना करूँ। बोलते हैं ज़्यादातर लोग पता है क्यों बोल रहे थे उसके लिए, क्योंकि कोई उसकी स्ट्रेंथ को नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसकी वीकनेस सबको दिख रही थी। और एक आध वीकनेस नहीं थी, मल्टीपल वीकनेस थी। सबसे पहले उसका कॉलेज, बहुत छोटा मोटा कॉलेज। वो जब किसी से बात करता था तो बहुत कंफर्टेबल फील नहीं कराता था, और उसकी शक्ल से दिखता नहीं था कि वो हेड ऑफ सेल्स बन सकता है। उसकी शक्ल से भी लगना चाहिए ना एक आदमी को। जैसे हमारे सुधीर है, वो बोलता है सर डॉक्टर को डॉक्टर दिखना चाहिए। बहुत से लोगों को डॉक्टर के बारे में लगता है कि यार ये तो डॉक्टर दिखता ही नहीं। बोलते फिर भी जितनी बार मैं उस आदमी के साथ टाइम स्पेंड करता था उतनी बार मुझे लगता था यही वो आदमी है, मेरा ही आदमी है। बोलते हैं 6 महीने तक मेरा सेल्स मैंने चलाया और उससे बात करता रहा, उससे बातचीत करता था, तो मुझे बताता था कि तुम्हारे जो सेल्स के लड़के हैं उनको क्या क्या नहीं पता है, कैसे उनको ट्रेन करना है। उसकी बातें सुन सुन के ऐसा लगता था जैसे उसकी खुद की सेल्स की FBI है, उसको इतना ज़्यादा सेल्स के बारे में पता है कि उसकी खुद की सेना है, ऐसा लगता था। फिर बोलता है मैंने डिसाइड किया कि मैं तो उस बंदे को रखूंगा, चाहे हमारी कंपनी के सब सीनियर लोग बोले फिर भी मैं रखूंगा। बोलते देखो तुम सब लोग का जो कहना है ठीक है, बट मैं जा रहा हूँ और इसका एक रेफरेंस चेक करना है मुझे, पिछली कंपनी में इसका क्या रेफरेंस था। बोलते मैंने मार्क से पूछा यार तुम्हारे कोई पुराने बॉस वगैरह हो तो उनका रेफरेंस दे दो। तो उसने 75 लोगों का रेफरेंस दिया। उसके बाद बोला अगर और चाहिए तो मेरे पास और भी 75 के अलावा रेफरेंस। आप मुझसे बोलते मैं 75 का रेफरेंस नहीं ला सकता। बोलते मैंने सबको फ़ोन करके 75 लोगों को फ़ोन करके पूछा और सब ने मुझे फ़ोन कॉल बैक किया। शायद ये वही लोग थे जो उसकी सेल्स की टीम में लोग काम करते थे, सेल्स FBI, वही रेफरेंस वाले होंगे। तो सब पॉजिटिव रेफरेंस आए थे। लेकिन तब तक से एक बंदे ने कहा कि रुकिए सर, एक नेगेटिव रेफरेंस है, इसका नेगेटिव फीडबैक है, वो सुन लीजिए पहले आप। बोलते उस बंदे को मैंने कॉल किया और बड़ा अजीब टाइप का रेफरेंस कॉल था वो। मैंने उसको बोला कि आपने हमको कॉल किया, थैंक यू। जो कोई बात नहीं सर। उसको पूछा आप मार्क क्रैनी को कैसे जानते हो? बोलते ये वहाँ पर एरिया वाइस प्रेसिडेंट था और मैं वहाँ पर एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग करता था, तो वहाँ पर ये भी काम करता था। बोलते मैं आपको बताना चाहता हूँ उसको किसी भी हालत में हायर मत करिएगा। ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कि आपके हिसाब से ये क्रिमिनल है। बोलते नहीं ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया उसने, अनएथिकल कुछ नहीं किया,
तो बेन बोलता है क्या कुछ हायरिंग गलत करता है क्या, अपने नीचे लोगों को गलत लोगों को रखता है क्या? बोलता है नहीं, सेल्स के लोगों को रखता है वो तो ठीक है। क्या वो बड़े बड़े डील्स कर लेता है? यस डेफिनेटली, बिल्कुल कर लेता है। मतलब मार्क ने हमारे कंपनी में कुछ बड़े बड़े डील्स किए, सबसे बड़े बड़े डील उसने किए। क्या ये मैनेजर बेकार है क्या? बोलता है मैनेजर बहुत अच्छा है, पूरी टीम को बहुत अच्छे से मैनेज करता है। तो बेन बोलते हैं कि फिर मैं इसको हायर क्यों नहीं करूँ? बोलता है ये ना आपकी टीम में बहुत ही बेकार कल्चरल फिट होगा, आपके कल्चर में फिट नहीं हो पाएगा। उसने कहा एक्सप्लेन करके दीजिए। तो वो आदमी कहता है कि एक बार मैं ट्रेनिंग कर रहा था कुछ लोगों की, नए लोग आए थे, तो मैं इनको लेकर आया कि आप थोड़ा जाके जोश डालो गेस्ट स्पीकर की तरह। तो हमारे पास 50 लोग आए थे वहाँ पर, नए नए लोग, और सबको हम लोग सेलिंग करने के लिए खूब पंप कर रहे थे। मार्क रैनी गया पोडियम पे जहाँ लेक्चर देते हैं, और वहाँ पर नए नए सब रिक्रूट्स थे। सबको देखा, भाड़ में जाओ तुम सब, तुम्हारी क्या ट्रेनिंग हो रही है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम मुझे हर क्वार्टर में $5 लाख लाके नहीं देते हो तो तुम्हारे सर पे मैं बंदूक रखूंगा और गोली मार दूंगा। ये उसका मोटिवेशनल स्पीच था, इसलिए उसने कहा कि इसको रखो मत। बेन बोलता है ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। बेन की लेसन्स को ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी बड़ी कंपनी बना पाते हैं। वो लोग मुश्किल सवाल पूछते हैं, हम लोग यूजुअली मुश्किल सवाल को अवॉइड करते हैं। बेन बोलते हैं जब दुनिया पीस टाइम में चलती है, जब कोई वॉर नहीं हो रही है, तब अलग तरीके से चलाया जाता है। अब जब वॉर होती है तो आदमी को अलग तरीके से चलाना होता है। जब पीस टाइम चलता है किसी देश में तो आपको देखना होता है आप लिहाज करके बात करें, लॉन्ग टर्म कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस, गाली गलौज का इस्तेमाल ना करें, या लोगों की फीलिंग्स का आप ध्यान दें। लेकिन जब वॉर होता है उसमें दो ही काम होता है, दुश्मन को मारो और जो आपके अपने लोग हैं उनको सेफली अपने घर तक पहुंचाओ। ये दो काम होता है। बोलते हैं इस समय वॉर चल रहा था, बिजनेस में वॉर होता है, और मुझे वॉर टाइम जनरल चाहिए था, मुझे ऐसा ही आदमी चाहिए था, मुझे तो मार्क रैनी चाहिए। इसके बाद लास्ट में बेन हॉरोविट्ज का जो सीनियर पार्टनर है वो है मार्क एंड्रीसन। मार्क एंड्रीसन भी सिलिकॉन वैली के लीग में आता है, जिसमें जेफ बेजोस आते हैं, इलॉन मस्क आते हैं, इस तरह के। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सिलिकॉन वैली एंटरप्रेन्योर। बोलते हैं मार्क एंड्रीसन को मुझे समझा रहा था, अपने बिजनेस पार्टनर को, कि यार मैं इसको हायर कर रहा हूँ। बोलते हैं हमारी कंपनी का मार्क बहुत सीनियर को फाउंडर था यार, जैसे मैं और रिम्पी है, हमारे बोर्ड का चेयरमैन था वो, इसलिए उसका ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट था, और उसको मार्क रैनी पसंद नहीं था। बोलते मार्क एंडरसन का ये था ठीक है तुम्हें रखना है तो रख लो, मैं तुम्हारे पर ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे चाहिए था कि मार्क एंडरसन को मैं कन्विंस कर सकूँ कि मैं क्यों उसको हायर कर रहा हूँ। बोलते मार्क की बहुत खास बात है और वो खासियत हम सबको सीखनी चाहिए। बोलते अगर किसी कमरे में मार्क एंडरसन बैठा हुआ है, मार्क हम्बल है, वो चुप रहेगा, और अगर कोई आदमी उसको बोलता है तुम बहुत स्मार्ट हो, तो इस चीज़ को बिलीव नहीं करता। हम लोग करते हैं, अगर कोई हमारी तारीफ कर दे ना तो बोलते हैं हाँ यार हम स्मार्ट होंगे तभी तो लोग स्मार्ट बोल रहे हैं, लेकिन मार्क एंडरसन ऐसा नहीं बिलीव करता। इसका मतलब वो हमेशा ओपन रहता है, दूसरों की बातचीत को सुनने में ओपन रहता है। जब इसके बारे में बातचीत मैंने मार्क से की तो मैंने कहा चलो तुम स्टार्ट करो इसके बारे में। तो जब बातचीत शुरू की तो उसने लिस्ट डालना शुरू किया कि क्यों उसको क्रैनी पसंद नहीं है। सबसे पहले ना दिखने में और ना बातचीत में हेड ऑफ सेल्स दिखाई देता है। उसका स्कूल भी बहुत स्ट्रांग नहीं था, वीक स्कूल था। ये सब मैटर करता है। सब कुछ बिल्कुल, जैसे आप सब्जी खरीदते हैं तो ज़रा सा भी उसमें दाग नहीं होना चाहिए, 5 स्टार की सब्जी ऐसे खरीदी जाती है। तो ये सब बातें मार्क को अनकंफर्टेबल कर रही हैं। बोलते मैंने आपकी सारी बातें सुन ली, एक एक बात सुनी, लेकिन एक चीज़ समझिए, मार्क रैनी सेल्स का सैवेंट है, सेल्स का धुरंधर है। बोलते हैं सेल्स को इसने ऐसे मास्टर कर रखा है जैसा आज तक मैंने किसी को जाना ही नहीं। बोलते हैं अगर इसके अंदर वो नेगेटिव क्वालिटीज़ नहीं होती, जो नेगेटिव क्वालिटी तुमने बताया, तो ये आदमी हमारी जैसी कंपनी में काम नहीं कर रहा होता, ये IBM का CEO होता। इसकी कमियों की वजह से ही हमारे साथ आके काम कर रहा है। अगर वो कमियां इसके अंदर नहीं होती तो आज ये बहुत बड़ी कंपनी का CEO होता। मार्क ने कहा ठीक है, तब जब तू कह रहा हो सही है, उसको ले आओ। और इस तरह से बेन हॉरोविट्ज कहते हैं मैंने एक वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर टीम बनाई, क्योंकि उनको सॉफ्टवेयर कंपनी बनाना था ना, स्कूटर से कार बनाना था उनको। और जैसे मैंने उसका जो इंटरव्यू वगैरह किया था, जो कुछ भी पूछा था, जो कुछ भी उसके बारे में मैंने पढ़ा था, सुना था, बात किया था, वो सब सही निकला। वो हमारे कल्चर के अंदर कायदे से फिट नहीं हो पा रहा था, लेकिन वो जीनियस था। बोलते मैंने उसका जीनियस ले लिया और किसी तरह से उसको कल्चर में फिट कर लिया। बोलते हमारी कंपनी में सबको ही मार्क के साथ कंफर्टेबल नहीं हुआ, लेकिन सब यही एग्री करते हैं कि उस काम के लिए वो आदमी बेस्ट है। बेन हॉरोविट्ज कहते हैं मेरे पुराने बॉस जिम बार्क्सडेल बोलते हैं, एक उनकी बहुत फेवरेट कहावत है, वी टेक केयर ऑफ पीपल, द प्रोडक्ट एंड द प्रॉफिट इन दैट ऑर्डर। कि जब भी हम अपनी कंपनी चलाना चाहते हैं
तो हमको सबसे पहले लोगों का ध्यान देना चाहिए, फिर हमारे प्रोडक्ट का, और लास्ट में प्रॉफिट का, उसी ऑर्डर में। ये सुनने में तो कहावत सिंपल है, लेकिन ये लेसन बहुत गहरा है। लोगों का केयर कर पाना अपनी कंपनी में सबसे मुश्किल है, और अगर आपने अपने लोगों का ख्याल नहीं रखा तो आपका प्रोडक्ट और आपकी प्रॉफिट अपने आप ही खत्म हो जाएगी। अपने एम्प्लॉयज़ का टेक केयर करने का मतलब कि एम्प्लॉयज़ को लगना चाहिए कि आपकी कंपनी अच्छी है, काम करने के लिए एक अच्छी जगह है। ज़्यादातर जो वर्क प्लेस है वो अच्छे काम करने लायक है नहीं। जैसे जैसे कंपनीज बड़ी होती हैं, लोगों का इंपॉर्टेंट काम अननोटिस्ड होकर चला जाता है, दिखता ही नहीं लोगों को कि इन्होंने किसी ने काम किया है। जो सबसे मेहनती लोग होते हैं उनके बजाय जो सबसे पॉलिटिशियन लोग होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, और ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस क्रिएटिविटी को खत्म कर देता है। ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस मतलब जो सीनियर है उसकी बात चलेगी। इस तरह से किसी कंपनी में काम करने का सारा मजा खत्म हो जाता है। बोलते जब कंपनीज क्रैश हो रहे थे .com क्रैश में, और एक के बाद एक कंपनीज डीलिस्ट हो रही थी, तो हमारी कंपनी बची केवल इस चैप्टर के लेसन से, अपने लोगों को बचाने की। अगर आपकी कंपनी अच्छी जगह है जहाँ पर लोग काम करना पसंद करते हैं, आपकी कंपनी भी जिंदा रहेगी अच्छे दिन देखने के लिए। हम लोग गए थे आनंदा होटल, वहाँ पर करीब 200 एम्प्लॉयज़ है। जब कोविड आया था तो किसी की सैलरी उन्होंने काटी नहीं थी। पूरे 4-5 महीने था ना लॉकडाउन, सबको सैलरी दी थी। बहुत सी कंपनीज ने नहीं किया था ये चीज़, पर उन्होंने किया था। अब इस पूरी कहानी में मार्क के बारे में क्यों बोला गया? बिकॉज ये मार्क को समझ रहा था, सेव योर पीपल, प्रोडक्ट एंड प्रॉफिट्स। तो अगर मार्क को बचाया तो प्रोडक्ट और प्रॉफिट बचेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि अपनी कंपनी में अपने लोगों को एक अच्छी जगह दीजिए काम करने के लिए। ये था लेसन। Thank you.